हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मात्रकों की परिभाषा निकाली थी। मात्रकों की परिभाषाएं क्या होती हैं। आज जानना है कि छोटी दूरियों का जो मापन करेंगे हम लोग किस प्रकार करेंगे। क्या करना है, छोटी दूरियों का मापन। हेडिंग आप लोग जान डाल लेंगे, छोटी दूरियों का मापन आज का हम लोगों का टॉपिक है। तो छोटी दूरियां हैं, अति सूक्ष्म दूरियां हैं, तो इनके जो व्यावहारिक मात्रक होते हैं, कौन कौन से मात्रक हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो इसकी छोटी दूरियों के मापन में पहली हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे, व्यावहारिक मात्रक। व्यावहारिक मात्रक, तो व्यावहारिक मात्रक कौन कौन से होंगे। पहला आप लोग डालेंगे 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻² मीटर। दूसरा हम लोगों का होता है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। तीसरा होता है 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, जिसे हम लोग माइक्रो को इस प्रकार लिखते हैं, ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। अगला होता है चौथा नंबर 1 नैनोमीटर। क्या, 1 नैनोमीटर, जिसे एन और एम से लिखते हैं, ये होता है 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर के बाद हम लोगों का पांचवा नंबर आता है 1 एंगस्ट्रॉम। क्या आता है, 1 एंगस्ट्रॉम, जिससे इस प्रकार लिखते हैं, ए के ऊपर एक डिग्री की तरह लिखते हैं, जिसका 10⁻⁻10 मीटर क्या होता है, मान होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद होता है 1 पिकोमीटर। क्या, 1 पिकोमीटर, जिसे पी एम से लिखते हैं, ये होता है 10⁻12 मीटर। जगह है, हाँ जगह है। उसके बाद अगला होता है 1 एक्स-रे मात्रक। एक्स-रे मात्रक, ये कितना होता है हमारा, ये होता है 10⁻⁻13 मीटर। एक अलग से मात्रक होता है जिसको हम लोग कहते हैं 1 एक्सरे मात्रक, जिसका मान कितना होता है 10⁻⁻13 मीटर। और एक सबसे लास्ट 8वें नंबर का होता है हमारा 1 फेमटोमीटर। 1 फेमटोमीटर, 1 फेमटोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये जो हमारे व्यवहारिक मात्रक यूज होंगे छोटी दूरियों को मापने के लिए, वो कौन से होंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10⁻² मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर होगा 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर होगा, माइक्रो का सिंबल ये है, 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होगा 10⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा 10⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होगा 10⁻12 मीटर। और 1 एक्सरे मात्रक, जो हमारी एक्सरे मशीन होती है, उसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है 10⁻13 मीटर। और 1 फेमटोमीटर होता है, कैपिटल एफ और एम इसका क्या होता है, सिंबल होता है। आप लोग लिख लेंगे कैपिटल एफ और एम मीटर का सिंबल। तो 1 फेमटोमीटर बराबर 10⁻15 मीटर। और फेमटो को ही कहीं कहीं फेमी मीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेमी, FEMI, फेमी मीटर, वही क्या होता है, फेमटो।
तो ये कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये तो आप लोगों ने व्यवहारिक मात्रक जान लिए कि कौन कौन से मात्रक यहाँ पे यूज होने हैं छोटी दूरियों को मापने के लिए। अब जानते हैं कि छोटी दूरियों को मापेंगे कैसे। ठीक है, इसको लिख लेंगे और इसको रब करते हैं। तो दूरियां जाहिर सी बात है दो प्रकार की होंगी, एक होंगी बहुत बड़ी दूरियां, एक होंगी बहुत छोटी दूरियां। जो मीडियम साइज की दूरी होंगी 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर, ये तो हम लोग ऐसे ही मीटर से क्या कर लेंगे, मीजर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को छोटी दूरियों के बारे में पढ़ना है। छोटी दूरियां कौन सी, जैसे किसी परमाणु की त्रिज्या, किसी नाभिक की त्रिज्या, किसी कण की, किसी अणु की आकार के बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्या होगी, छोटी दूरियां हो गई। बड़ी दूरियां क्या होंगी, पृथ्वी से चांद की दूरी, पहाड़ों की दूरी, चांद से सूरज की दूरी, ये सब क्या है, ग्रहों की दूरी, ये सब क्या है, बड़ी दूरियां हैं। तो पहले छोटी दूरियों का अध्ययन करना है, बड़ी दूरियों का अध्ययन बड़ी दूरियों के चैप्टर इसमें आगे वाले लेक्चर में करेंगे हम लोग। तो छोटी दूरियों को हम लोग दो विधियों से मापते हैं। कितनी विधियों से, दो विधियों से। पहली विधि होती है हम लोगों की प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि में हम लोग 10⁻³ से 10⁻⁹ किससे, 10⁻³ मीटर से 10⁻⁹ मीटर तक की दूरियों को मापते हैं। 9 मीटर तक की दूरियों को मापते हैं, दूरियों को मापते हैं। 10⁻⁹ क्या है, बहुत छोटी दूरी है। ठीक है, इसको किस तरीके से मापते हैं, प्रत्यक्ष यानी हम लोग डायरेक्ट भी माप सकते हैं। तो इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से मापते हैं। किससे, 10⁻³ से 10⁻⁹ मीटर तक की दूरियों को मापते हैं। किसमें, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं कि सूक्ष्मदर्शी से सीधे जूम करते गए और हम लोग उस दूरी का क्या कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है, जहाँ पे एक लिमिट होती है हमारे सूक्ष्मदर्शी की देखने की। जैसे ही सूक्ष्मदर्शी की लिमिट खत्म हो जाती है, यानी हम लोग नाभिकों, परमाणुओं, इन सब के त्रिज्याओं का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अप्रत्यक्ष विधि में बहुत सारी विधि होती हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे दो चीज़ों का अध्ययन करना है। पहला क्या करना है, अप्रत्यक्ष विधि में कहाँ से कहाँ तक किस चीज़ों में हम लोग मापेंगे। तो ज़्यादातर हम लोग किस में मापेंगे, एंगस्ट्रॉम में मापेंगे। एंगस्ट्रॉम में दूरियों को मापेंगे, दूरियों को मापते हैं। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। यानी अप्रत्यक्ष विधि से भी ज़्यादा छोटी दूरियों को इसमें मापना है। आपको दो चीज़ों का अध्ययन इसमें करना है। पहला आप लोगों को करना है ओलिक अम्ल के अणु का आकलन करना है, अणु का आकलन। दूसरा आपको करना है आवोगाद्रो के नियम से परमाणु की त्रिज्या का आकलन, परमाणु की त्रिज्या का आकलन करना है। क्या क्या पढ़ना है इसमें, दो विधियां हैं ओलिक अम्ल के
अणु का आकार हम लोगों को ज्ञात करना है, तो ओलिक अम्ल के अणु का आकार ज्ञात कर लेंगे। तो किसी भी अणु का आकार हम लोग क्या कर लेंगे, किस फॉर्मेट से ज्ञात करना है वो जान लेंगे। अब अलग अलग इतने सारे अणु होते हैं तो सबका तो अध्ययन करेंगे नहीं, तो आपके सिलेबस में क्या है, ओलिक अम्ल के अणु के आकार का आकलन करना है। दूसरा हम लोगों को आवोगाद्रो के नियम से, कि आवोगाद्रो ने जो नियम दिया था उसके हिसाब से हमें किसी परमाणु की त्रिज्या को निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों को प्रत्यक्ष विधि तो समझ गए कि सीधे सीधे हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या कर लेंगे, इनको निकाल लेंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग अब प्रत्यक्ष विधि में ओलिक अम्ल के अणु का आकलन करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आवोगाद्रो के नियम से परमाणु की त्रिज्या का आकलन करेंगे। ये आप लोग पृष्ठभूमि लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं ओलिक अम्ल के अणु का आकलन करने के लिए। ठीक है, लिख लिए, इसको अब करते हैं। क्या डालनी है हेडिंग, ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल के अणु का आकलन। ओलिक अम्ल के अणु के आकार का आकलन करना है। किसका आकलन करना है, आकार का। ठीक है, डाल लेंगे ओलिक अम्ल के अणु के आकार का, अणु के आकार का आकलन क्या करना है, यहाँ पे करना है। अब ओलिक अम्ल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ओलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, C18H36O2। अब केमिस्ट्री तो हमें यहाँ पे पढ़नी नहीं है, तो आप लोग क्या समझ गए, इसमें कार्बन आ रहा है तथा ये अम्ल है, तो ये क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, यानी कार्बनिक अम्ल है। तो ओलिक अम्ल की अगर कोई परिभाषा पूछे, वैसे पूछेगा नहीं, यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, C18H36O2 इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये कार्बनिक यौगिक है जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो ओलिक अम्ल के अणु का आकलन करना है। अणु है यानी बहुत सारे क्या होंगे, परमाणु होंगे। एक बात समझो, आप लोगों के मन में एक अलग ही छवि बनी होगी कि कोई एक परमाणु होता है, उनके बीच में बॉन्ड लगे होते हैं, डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सब क्या होते हैं, आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा होता है। तो एक दिमाग में एक ऐसी इमेज बनी होती है कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु जब बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो ये बॉन्ड के बीच की जो कुछ डिस्टेंस दिख रही है यहाँ पे, यानी दो परमाणुओं के बीच में जब अणु बनता है तो उनके बीच में कुछ दूरी होती है। एक्चुअली ये सिर्फ बॉन्ड इसलिए दिखाए जाते हैं कि दो परमाणुओं के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है। तो किस प्रकार से हमारी यौगिक का निर्माण होता है। एक्चुअली ये बॉन्ड इतना छोटा होता है कि ये दोनों टच होते हैं आपस में। क्या होते हैं, दोनों परमाणु आपस में टच होते हैं, सिर्फ अध्ययन करने के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को दिखाने के लिए हम लोग बॉन्ड बनाते हैं। तो जब बहुत सारे परमाणु मिलकर के हमेशा एक गोलीय अणु ही बनाते हैं, क्या करते हैं, एक गोल अणु बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ओलिक अम्ल का जो अणु है उसको क्या मानना है, एकदम से हमें गेंद की तरह मानना है, एक गोला मानना है कि जो ओलिक अम्ल का अणु है वो क्या है, एक गोला है। और गोले का आयतन क्या होगा, अब यहाँ पे देख लो कि ओलिक अम्ल क्या है, एक द्रव अवस्था में, सामान्य अवस्था में कैसा रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। और द्रव हमेशा सामान्य अवस्था में बूंद के रूप में रहेगा। मान लो ओलिक अम्ल की क्या है, एक बूंद है, ओलिक अम्ल की एक बूंद है। और बूंद कैसी होती है, गोल होती है, गोलाकार होती है। तो एक बूंद है तो उसका आयतन कितना होगा, एक बूंद का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। एक इसका एक गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है। अब ये बूंद का क्या हो गया, एक आयतन निकल आया यहाँ पे। अब मान लो एक जो बूंद है उस बूंद की त्रिज्या कितनी है, आर है। ये बूंद एक
वृत्त नहीं है, ये गोला है। ये क्या है? गोला है। उसकी त्रिज्या कितनी है? r है। तो यहाँ पे उसका जो आयतन आ गया बूंद का वो कितना आ गया? 4/3 पाई r³ इतना आ गया। अब अगर हम कोई बूंद किसी सतह पर, कोई बूंद है, पानी की बूंद है, मान लो उसको हम लोग एक पेपर के ऊपर डालेंगे तो वो क्या होगा? वो उसमें फैल करके एक वृत्त बनाएगा। जो इसकी बूंद थी, एक बूंद थी जो इसकी, हमने किसी सतह पर डाली तो वो क्या कर लेगी? मान लो एक कॉपी का एक पेज है, ये क्या है? एक कॉपी का पेज है, यानी एक चिकनी सतह है, उसके ऊपर डाली वो बूंद तो वो फैल करके इस प्रकार द्रव बन जाएगी, इस प्रकार एक वृत्त बन जाएगी, वृत्त। आप लोग मान रहे हैं कि नहीं इस चीज़ को, कि जब उस बूंद को हम लोग डालेंगे किसी सतह के ऊपर तो वो एक वृत्त के रूप में आ जाएगी, यानी वो बूंद नहीं रहेगी, फिर चिपट करके एक वृत्त बन जाएगी। और वो वृत्त आप लोगों ने देखा होगा, कोई पतली बूंद जब किसी सतह पे गिरती है तो उसकी मोटाई का हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। एक्चुअली अब यहाँ पे ये मान रहे हैं क्योंकि इसका आकार तो बड़ा था अणु का, कार्बन के 18 परमाणु थे और हाइड्रोजन के 36 परमाणु थे, ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते थे ना कि C18H36 और O2, यानी ये काफ़ी बड़ा एक क्या है? हमारा अणु है। ओलेक अम्ल क्या है? काफ़ी बड़े आकार का अणु है। तो यहाँ पे ये अनुमान लगाएंगे कि जो हमारा वृत्त बना है, बूंद को किसी चिकनी सतह पर डालने से जो वृत्त बना है उसकी मोटाई उतनी ही होगी जितनी इसके एक अणु की होगी। वृत्त जो बना है, मतलब ऐसे जैसे मान लो कोई एक गोला बना था, छोटे छोटे अणुओं से मिलके क्या किया था? वो गोला बना था, पूरे चारों तरफ उसमें क्या हुए थे? गोले उसमें थे। इसी प्रकार परमाणु रहे होंगे, अणु रहे होंगे। एक गोला क्या हुआ था? जो गेंद बनी थी वो इस प्रकार बनी थी, लेकिन जब हमने चिकनी सतह पर डाली इस वृत्त को इस तरह ना करके इस तरह रख दिए, ये इस तरह रखा है, इसको इस तरह करेंगे तो मान लो कि इस प्रकार कुछ हमको दिखेगा, कुछ इस प्रकार दिखेगा। एक तरफ से देख रहे हैं, एक उसके एक सपाट तरफ से देख रहे हैं, तो हमें इसकी जो मोटाई जो हमें मिली, जो मोटाई प्राप्त हुई, ये मोटाई क्या है? एक अणु के व्यास की जितनी होगी, इसका जो एक अणु होगा उसके व्यास की जितनी क्या होगी? इसकी मोटाई होगी। तो अब हमें जो इस बूंद को चिकनी सतह पर डालने से जो वृत्त बना उसकी मोटाई पता चल जाए तो हमें ओलेक अम्ल के अणु का आकार पता चल जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, समझ में आ जाएगा। तो अब इसके आगे क्या लिखते हैं कि जो ये बूंद है, आयतन है, इस बूंद को एक चिकनी सतह पर रखते हैं तो बूंद फैल जाती है। क्या हो जाती है? बूंद फैल जाती है, बूंद फैल जाती है। जब बूंद फैल जाएगी तो फैल जाती है तो एक वृत्त का, तो एक वृत्त का आकार ले लेती है, वृत्त का आकार ले लेती है। गोला में ये बूंद जो थी, जिसका आयतन था, ये गोला था, अब गोला वृत्त बन गया है तो क्या हो गया कि बूंद फैल जाती है, वृत्त का आकार ले लेती है। यहाँ पे जो गोला जो बूंद थी उसकी त्रिज्या r थी, तो माना क्या लिखेंगे? माना वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त की त्रिज्या r है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, जो बूंद से जो वृत्त का क्षेत्रफल बना है, इसको दूसरे कलर से लिख रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई r स्क्वायर। क्या होता है? क्या होता है? पाई r स्क्वायर क्या होता है? हमारे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब एक बात समझो, किसी वृत्त का यानी जो वृत्त बना है, इसकी मोटाई अगर हमें निकालनी है
तो गोले का आयतन बटे वृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे। अब क्या करेंगे, वृत्त की मोटाई, यानी मान लो वृत्त की मोटाई हमने क्या कही थी, जो वृत्त की मोटाई है वही औलिक अणु के आकार का क्या है, आकार की क्या है, मोटाई है। यानी कि औलिक अम्ल का जो अणु है उसका व्यास है जो हमारा वृत्त की मोटाई है। ठीक है, इतना समझे। तो अब क्या लिखना है यहाँ पे, मान लो कि टी से हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं अणु के आकार के व्यास को। ठीक है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बटे वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो आयतन कितना है, पाई 4/3 पाई आर क्यू अपॉन पाई आर डैश स्क्वायर। यहाँ पे वृत्त की जो त्रिज्या थी उसको आर नहीं मानना है बल्कि आर डैश मानना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयतन की जो गोले की जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, आर थी। तो यहाँ पे त्रिज्या जो मानेंगे वो आर डैश मानेंगे। क्यों, क्योंकि गोले से कुछ वृत्त फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, वृत्त फैल जाएगा। जब फैल जाएगा तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। तो जो वृत्त है उसकी त्रिज्या आर डैश है। तो टी बराबर 4/3 पाई आर क्यू अपॉन पाई आर डैश स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 4/3, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आ गया, टी बराबर 4/3 आर क्यू बटे आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। यानी जो अणु का आकार होगा वो कितना होगा, 4/3 आर क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अणु का आकार हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। हमने क्या किया, औलिक अम्ल के अणु की एक बूंद ली जिसका आयतन कितना था, 4/3 पाई आर स्क्वायर। मान लिया जो बूंद थी उसकी त्रिज्या कितनी थी, आर थी, तो उसका आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई आर स्क्वायर। फिर इस बूंद को एक सतह से डाला तो वो फैल के एक वृत्त के रूप में बन गई। उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, मान लो उस वृत्त की त्रिज्या आर डैश हो गई। उस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, आर डैश। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब वृत्त की मोटाई यानी औलिक अम्ल के अणु के व्यास की मोटाई को हमने टी माना। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारे औलिक अम्ल के अणु का आयतन था, आयतन बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। आयतन बटे क्षेत्रफल रख दिया तो हमारा कितना आ गया, 4/3 आर क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर। आर डैश स्क्वायर आ गया हमारा फॉर्मूला। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इतना समझ में आया। अब हमारा आगे वाला टॉपिक क्या है, अवोगाद्रो के नियम से, इतना लिख लेंगे, अवोगाद्रो के नियम से परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना। अवोगाद्रो के नियम से परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना। हेडिंग डालेंगे, अवोगाद्रो के नियम से परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना। देखो, अवोगाद्रो ने क्या नियम दिया था, अवोगाद्रो ने कहा था कि जो हमारे एक मोल पदार्थ के परमाणुओं का आयतन होता है, एक मोल पदार्थ के परमाणुओं का जो आयतन होगा वो पदार्थ के 2/3 आयतन के बराबर होगा। क्या कहा था इन्होंने कहा था कि एक मोल पदार्थ के परमाणुओं का आयतन बराबर क्या कहा था इन्होंने, 2/3 पदार्थ का आयतन। इतना आप लोगों ने समझा। आयतन क्या होता है हमारा, द्रव्यमान बटे घनत्व। आयतन क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। यानी जो पदार्थ का हम लोग आयतन निकाल रहे थे
वो एक्चुअली कितना होता है, जो 1 मोल परमाणुओं के पदार्थ के परमाणुओं का जो आयतन होता है उसके 2/3 भाग में होता है। कैसे? इन्होंने इसका लॉजिक क्या दिया था कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से बना है, और परमाणु क्या होगा, अणुओं से भी मिलके बना है, अणु और परमाणुओं से मिलके बना है कोई भी पदार्थ, तो अणु या परमाणु गोलाकार होगा। क्या होगा? गोला होगा। इस प्रकार से गोले होंगे, इस प्रकार से। ये गोले इतने छोटे छोटे होते हैं कि इनके बीच में जो स्थान होता है, इनके बीच में जो स्थान होता है वो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन खाली स्थान तो है इनके बीच में। तो जो खाली स्थान है वो कितना होता है? 2/3 रेशियो में होता है। यानी एक्चुअली जो पदार्थ का आयतन हम लोग निकालते हैं वो खोखला होता है, कुछ आयतन उसका क्या होता है? खाली होता है, जहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो इन्होंने इसी लॉजिक के बेस पे क्या किया था, ये हमारा नियम दिया था कि जो 1 मोल पदार्थ के परमाणुओं का आयतन होगा वो 2/3 जो हमारे पदार्थ का आयतन होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, ये क्या था? हमारे आवोगाद्रो का नियम था। तो इसमें इसको मानते हैं हम लोग, इसको समीकरण नंबर 1। क्या मानते हैं? समीकरण नंबर 1 किसको मानते हैं? 1 मोल पदार्थ के परमाणुओं का आयतन बराबर 2/3 पदार्थ का आयतन। ठीक है, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं कि 1 मोल क्या होता है। 1 मोल क्या होता है? तो 1 मोल होता है 6.03 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। 1 मोल में 6.03 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। और इसको, इस जो संख्या को हम लोग कैपिटल N भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल N से भी लिखते हैं। ये हमारा आवोगाद्रो नंबर भी कहलाता है। क्या कहलाता है? आवोगाद्रो नंबर भी कहलाता है। 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.03 × 10⁻23 परमाणु, जिसको हम लोग कैपिटल N से भी लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इतना लिख लिए, यहाँ पे इसको रफ करते हैं। इसको लिख लेंगे, आप लोग आगे लिखते जाएंगे। अब 1 मोल पदार्थ का आयतन कितना होता है? कितना होता है? N × 4/3 πr⁵। क्यों? एक्चुअली हमारे जो परमाणु होगा वो क्या होगा? ये गोलाकार होगा। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr⁵। और ये r क्या है? परमाणु की त्रिज्या है। क्या है? परमाणु की त्रिज्या। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि माना r परमाणु की त्रिज्या है, r परमाणु की त्रिज्या है, तो 1 मोल पदार्थ का आयतन कितना हो जाएगा? N × 4/3 πr⁵। अब इसमें खाली स्थान का आयतन हम लोगों ने नहीं निकाला है, इसमें सिर्फ परमाणु की संख्या कितनी है? N है। 1 मोल में परमाणु की संख्या N है, और एक परमाणु का आयतन कितना है? 4/3 πr⁵। और उसमें गुणा कर दिए जितने परमाणु हैं, तो सारे परमाणुओं का आयतन हमको मिल गया। लेकिन यहाँ पे खाली स्थान का कोई आयतन नहीं है। अब देखो पदार्थ का आयतन, इसको मान ले रहे समीकरण नंबर 3। क्या मान लिए? समीकरण नंबर 3। अब देखो पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन सिंपल फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या होगा? द्रव्यमान बटे घनत्व। और द्रव्यमान को कैपिटल M से लिखते हैं, घनत्व को किससे लिखते हैं? रो से लिखते हैं। तो M/ρ हमारा एक और दूसरा क्या आ गया? समीकरण नंबर 4 आ गया। यानी पदार्थ का आयतन बराबर M/ρ आ गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1, ये समीकरण 2 था और ये समीकरण 3 था। ठीक है, समीकरण 4 नहीं, समीकरण 3। समीकरण पहला क्या था कि 1 मोल पदार्थ के परमाणुओं का आयतन कितना है? N × 4/3 πr⁵ ये है।
और पदार्थ का आयतन कितना है m अपॉन रो। तो क्या हम समीकरण 3 और समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दें तो हमें त्रिज्या निकल आएगी कि नहीं। आर क्यू जो है त्रिज्या है, तो इसको हम निकालते हैं। इतना आप लोग लिख लो और इस फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पुटअप करेंगे। 1 मोल पदार्थ के परमाणुओं का आयतन कितना है, n गुणे 4/3 पाई आर क्यू, तथा पदार्थ का आयतन कितना है, m अपॉन रो। समझने की ज़रूरत है। और अब हम लोग फॉर्मूले पे लिखने जा रहे हैं, तो इसको रब कर रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे। कितना था, 1 मोल पदार्थ के परमाणुओं का आयतन कितना निकाले थे हम लोगों ने निकाला था n इंटू 4/3 पाई आर क्यू बराबर 2/3। पदार्थ का आयतन कितना निकाला था, m अपॉन रो। देखो यहाँ 2 से काटेंगे 4 को तो कितना, 2 दूना 4, 3 से काटेंगे 3 को तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग आर क्यू की वैल्यू निकालें, आर क्यू की, तो कितनी आ जाएगी, m अपॉन रो और n 2 पाई, कितना, n 2 पाई क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो क्या हो जाएगा, m अपॉन 2 पाई n और रो, m अपॉन 2 पाई n और रो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब आर क्यू है तो आर से क्यू हटाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, पावर में 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया, ये वाला, आर बराबर m अपॉन 2 पाई n रो की होल पावर 1/3। ये क्या आ गया, हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, r बराबर m अपॉन 2 पाई n रो की होल पावर 1/3, ये हमारा एक्चुअली फॉर्मूला आ गया आवोगाद्रो के नियम से। परमाणु त्रिज्या r क्या है, परमाणु त्रिज्या, m क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान, जो पदार्थ दिया जाएगा, जिन परमाणु या अणुओं के का पदार्थ दिया जाएगा उसका क्या करेंगे हम लोग, उसका द्रव्यमान। n क्या है, आवोगाद्रो नंबर, जिसका मान कितना है, 6.03 × 10⁻23। रो क्या है, उस पदार्थ का घनत्व है, क्या है रो, उस पदार्थ का घनत्व। तो यहाँ से हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया, आवोगाद्रो के नियम से परमाणु त्रिज्या का फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। और ये यहीं पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। छोटी दूरियों के में 2 चीज़ें पढ़नी थी और दोनों चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली। अब देखो एक चीज़ और बता रहे हैं यहाँ पे आपको, वो क्या था, जब हम लोग ओलिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे, ओलिक अम्ल के अणु के आकार के बारे में, वहाँ पे कई किताबों में किस प्रकार लिखा है कि ओलिक अम्ल की जो एक बूंद रहेगी, यानी मान लो कि ओलिक अम्ल का कि अणु का जो आयतन है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यू है, 1 सेंटीमीटर क्यू है। तो जो 1 सेंटीमीटर क्यू है, इसको मिलाएंगे एल्कोहल के 20 सेंटीमीटर क्यू के आयतन में। एक बूंद को 20 बूंदों में मिलाना है। ठीक है, मानो यहाँ पे क्या है कि एक बूंद, उसमें क्या कहते हैं, किताबों में क्या बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यू आयतन की एक बूंद है, किसकी, ओलिक अम्ल के अणु की, और उसको मिलाएंगे हम लोग एल्कोहल के 20 सेंटीमीटर क्यू में। और फिर जो घोल बनेगा, क्या बनेगा, जो घोल बनेगा, उस घोल की 1 सेंटीमीटर क्यू के आयतन की बूंद को फिर मिलाएंगे 20 सेंटीमीटर क्यू के आयतन में, किसमें, एल्कोहल के आयतन में। फिर एक घोल बनेगा, फिर क्या बनेगा, एक घोल बनेगा। और फिर वो लोग क्या करते हैं, इस घोल के आयतन से क्या करते हैं, वो लोग निकालते हैं हमारी क्या, ओलिक अम्ल के अणु का आकार निकालते हैं वो लोग। ठीक है, ओलिक अम्ल के अणु का आकार क्या करते हैं, इस घोल से निकालते हैं। तो इस घोल में पहले क्या था, ऐसे मानो 1 सेंटीमीटर क्यू की एक बूंद है तथा 20 सेंटीमीटर क्यू की बूंद है, यानी कि उतने ही आकार की 20 बूंदें हैं, किसकी, एल्कोहल की। तो एक बूंद को एल्कोहल के 20 बूंद में मिलाया तथा उस 20 बूंद में मिलने के बाद जो हमारा घोल आया, उस घोल की एक बूंद ली, फिर हमने 20 बूंदों के एल्कोहल में मिला दी। तो वहाँ पे हमारे ओलिक अम्ल की जो सांद्रता रहेगी, ओलिक अम्ल की जो मात्रा रहेगी, जो लास्ट वाला जो घोल आया है उसमें कितनी रहेगी सांद्रता को क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं।
उस घोल में 1/400 रहेगी। कितनी रहेगी? 1/400, यानी 400 बूंदों में 1 बूंद रहेगी हमारी ओलिक अम्ल की। अब इस बूंद से उन लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, तो क्या निकाला था? N/400 V/A। ये उन्होंने यहाँ पे टी का फॉर्मूला निकाला था। ओलिक अम्ल के जो आकार का जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था? टी बराबर, इसको रब कर देंगे, आप लोगों को लिखना नहीं है, सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या निकाला था? टी बराबर 4/3 R³/R' हम लोगों ने फॉर्मूला इस प्रकार निकाला था। यानी जो हम लोगों का वृत्त बना था, जो वृत्त बना था उसका R² बचा था, पाई से पाई कैंसिल हो गया था, और जो हमारा आयतन जो बूंद थी उसकी त्रिज्या कितनी थी? R थी, तो R³ थी। हमारा फॉर्मूला क्या था? 4/3 R³/R'²। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? N/400 V/A, यानी जो घोल का आयतन की जो बूंद है उसका यहाँ पे V जो है वो आयतन है उस घोल की एक बूंद का, और जो A है उस बूंद को जब सतह पर डाले होंगे उसका जो वृत्त बना होगा ये उसका क्षेत्रफल है। N क्या है? N यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जितनी भी बूंदें लेंगे, अगर क्वेश्चन में आ गया कि 10 बूंदें हम लोगों ने क्या की? उस घोल की ली, ठीक है, तो यहाँ पे N उसको दिखा रहा है कि जितनी बूंदें लेंगे उसको, वो 400 क्या है? यहाँ पे हमारी सांद्रता दिखा रहा है, किसकी? ओलिक अम्ल के अणु की सांद्रता की। ओलिक अम्ल कितना है? तो N/400 V/A। ये भी कहीं कहीं पे फॉर्मूला आ जाता है, तो इतना ज़्यादा घबराना नहीं है, आप लोग इसी पे फॉलो करेंगे। और इसी में क्या है, हम लोगों को पूरा सेटिस्फैक्शन भी मिल चुका है, समझाया भी है। किताब में इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। उसने क्या किया है? उसको एल्कोहल के अम्ल में घोल दिया है, जिसका हमको कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आया कि क्यों घोला है, क्यों ऐसा किया है। जब सीधा सीधा निकल रहा था उसका आकार, तो फिर उसको घोलने की एल्कोहल में क्या ज़रूरत थी। लेकिन है किताब वाले करते रहते हैं दिमाग को घुमाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप लोग यही फॉर्मूला क्या करेंगे, उसमें यूज करेंगे। जब आपके सवाल आएंगे, करवाएंगे अभी इसी फॉर्मूले पे बेस आएंगे सवाल, तो आप लोग देखें किस प्रकार से सॉल्व करना है। एक और चीज़ बतानी थी, एक कमेंट आया था कि निर्वात क्या होता है। किसके बारे में बताना था? निर्वात के बारे में। तो देखो निर्वात क्या होता है। निर्वात, निर्वात एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई भी माध्यम नहीं होता है। तो बहुत पहले हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा मानते थे, हमारे वैज्ञानिक, कि जो हमारी ऊर्जा होती है वो हमेशा क्या होती है? माध्यम में ही चल सकती है। ऊर्जा किस में चलती है? तरंगों के रूप में चलती है। जो तरंग होती है एक प्रकार से मानो कि ऊर्जा का वो वाहन होती है। गणेश जी का वाहन क्या था? हमारा गणेश जी का वाहन चूहा था, ठीक है। यानी चूहा के ऊपर बैठ करके क्या करते थे? गणेश जी सवारी करते थे। यहाँ पे गणेश जी को ऊर्जा की तरह लो, चूहा को तरंग मानो। यानी तरंग क्या है? ऊर्जा का वाहन है। तरंग के रूप में क्या होता है? हमारी ऊर्जा चलती है। तो तरंग को पहले मानते थे कि हमेशा वो माध्यम में ही चल पाएगी। माध्यम में कण होते हैं, जैसे वायु है, पानी है, ये सब क्या है? माध्यम है। तो उस समय माना गया था कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे निर्वात है ही नहीं। निर्वात क्या है? यहाँ पे माध्यम के कण ही ना हो, कोई माध्यम ना हो, हवा ना हो, पानी ना हो, क्या ना हो? वहाँ पे कण ना हो। तो वहाँ पे एक भारहीन माध्यम माना जाता था पहले पूरे ब्रह्मांड में। ईथर जिसका नाम था। ईथर यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ईथर क्या है? एक सर्वव्यापी, जो हमेशा हर जगह, पूरे संसार में हर जगह क्या था? व्याप्त था। तो वो लोग प्रकाश को जब ऊर्जा मान लिए थे, उस समय तक ये पता चल गया था कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। तब तक विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पता नहीं चला था। और अब क्या है कि हमारी जो तरंगें हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश हो गया, ये सब क्या है? ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, ठीक है। माध्यम क्या होता है? माध्यम जिसमें कण होते हैं। सघन माध्यम, विरल माध्यम आप लोग पढ़े होंगे। वायु क्या है? हमारी विरल माध्यम है। किसके? जल के सापेक्ष में। जल क्या है? विरल माध्यम है, कांच के सापेक्ष में। ये सब क्या है? माध्यम है। यहाँ पे कण हैं। जैसे पानी में कोई पत्थर मारा तो पानी में एक लहर यानी तरंग बनती है। ये तो समझ में आती है कि कण हैं, तो कणों के ऊपर क्या हो रही है? हमारी एनर्जी क्या हो रही है? बह रही है। लेकिन निर्वात में भी एनर्जी बहती है। जैसे प्रकाश क्या है? हमारा निर्वात में गमन कर सकता है।
तो वहाँ पे जो अगले लेक्चर में जो हमने निर्वात में, तुम्हें निर्वात शब्द कहाँ सुनाई दिया होगा, जब हमने चालक तारों को निर्वात में रखा था। ठीक है, तुमको वहीं पे समझ में आया होगा कि निर्वात में जो चालक तारों को हमने रखा था, यानी फिजिक्स की कोई भी वैल्यू हम लोग वैक्यूम यानी निर्वात में ही रखते हैं। निर्वात को वैक्यूम बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी कण उपस्थित ना हो। तो फिजिक्स के सारे फॉर्मूला जब निकलते हैं और जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो किस में होते हैं, निर्वात में होते हैं। ठीक है, अब आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि हम लोग निर्वात को क्या कर सकते हैं, अपने पृथ्वी लोक पर भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष और यहाँ सभी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हम लोग अपनी लैब में ही क्या कर सकते हैं, वैक्यूम को बना सकते हैं। तो निर्वात आप लोगों को समझ में आया होगा कि निर्वात क्या होता है, जहाँ कोई भी माध्यम उपस्थित ना हो। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, छोटी दूरियों का मापन किस प्रकार करना है, व्यवहारिक मात्रकों के बारे में जाने, ओलिक अम्ल के आकार के बारे में जाने तथा आवोगाद्रो के नियम से परमाणु की त्रिज्या निकालने के बारे में भी जाने। समझ में नहीं आएगा तो एक बार लेक्चर को रिपीट करके देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।